8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं, जंतुओं में जनन। तो ये जो पाठ की पूर्व तैयारी होती है ना, उसके अंतर्गत ही शुरुआत से ही कुछ पूछ लिया गया है कि यहाँ पर एक मटके में पेड़, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, कोयल, मनुष्य, मुर्गी और खिड़की दर्शाए गए हैं और इसको दोनों में अलग अलग करना है। कुछ सजीव हैं, कुछ निर्जीव। तो सजीव में क्या आ जाएंगे? पेड़, कोयल, मनुष्य, मुर्गी। निर्जीव में क्या आ जाएंगे? लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन और खिड़की। अब ये आगे कह रहे हैं कि आपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव और या निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया, उसके सामने सही व गलत का चिन्ह लगाओ। तो जी सही, सजीव में क्या होता है? वृद्धि होती है, गति होती है, श्वसन होता है, प्रजनन होता है और उत्सर्जन होता है। ये तो सजीव के लक्षण है। और निर्जीव में ये कुछ नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है आपको? जहाँ जहाँ सजीव है उसमें टिक लगा लीजिए और जो निर्जीव के लक्षण है वो वहाँ पर क्रॉस कर लीजिए। तो इससे आपको दोनों में अंतर समझ में आने लगेगा। अब ये आगे कह रहे हैं कि चलो देखें कौन कौन जंतुओं के बच्चों से परिचित हैं, इस सारणी को पूरा करने का प्रयास करें। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं। तो कौन कौन से जंतुओं से परिचित हैं आप देख लीजिए। पहले तो मनुष्य के बच्चे से परिचित हैं, तो मनुष्य के बच्चे को शिशु कहते हैं। बिल्ली के बच्चे को बच्चा ही कहते हैं, है ना। कुत्ता, ठीक है। और तितली के बच्चा क्या होता है? तितली क्या होता है? अंडा देती है। मुर्गी अंडा देती है। गाय बच्चे देती है और मेंढक जो है अंडा देती है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसको भर देना है। फिर आते हैं यहाँ पर, तो इसको यहाँ से कुछ पढ़ लेना है। जो भी इसमें जानकारी दी है इसको पढ़ते हुए फिर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये पढ़ लिया और चलो शुरू करते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान में दिया गया है निषेचन, जरायुज, प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक। तो आप शुरू करेंगे। प्रजनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर निरंतरता को सुनिश्चित करती है। युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। और इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। और वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। ठीक है। और अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है। ठीक है, यहाँ भर देना है इनको। अब प्रश्न नंबर 2 ये कह रहे हैं कि सही विकल्प के आगे चिन्ह लगाइए। परक नली शिशु का विकास कहाँ होता है? विकास तो जी प्रयोगशाला में होता है, लेकिन उसका विकास जो है हमेशा जो है भ्रूण तो वहाँ पर विकसित किया जाता है और विकास जो है मादा के शरीर में ही होता है। चित्र में दर्शाए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं ABCD में क्रमशः हैं। तो जी ए पे देखो अंडे लगाए गए हैं, तो अंडा कहाँ है? एक तो दिख रहा है। फिर ये आरंभी पोल होता है, ये बी में दिया है। फिर ये बाद का टैडपोल सी में और फिर वयस्क हो जाता है। यानी कि हमारा बी का आंसर मतलब बी का ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको टिक लगा लेना है। फिर आइए प्रश्न नंबर ये तीसरा, इसी का तीसरा पार्ट कि एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? तो अदरक की खेती के लिए कायिक प्रवर्धन मतलब उसके टुकड़े कर करके जहाँ भी उसकी आँख रहती है ना उसको निकाल के वह काट दीजिए, तो वो नया अदरक का पौधा तैयार हो जाता है। इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। अब मेढक के जीवन चक्र की अवस्था टेडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए? तो जी उसके लिए जो है कायांतरण मतलब उसका रूपांतरण या कायांतरण के लिए आयोडीन का पानी में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज उसके अंडे उतने विकसित नहीं हो पाएंगे। द्विखंडन द्वारा जनन विधि अपनाई जाती है किसमें? अमीबा जो होता है द्विखंडन होके अपने आप को बढ़ाता है ना, जनन करता है, इसको कहना मतलब।
IVF का पूरा नाम लिखो। इसका पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन। फिर अगला प्रश्न है कि किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का निरंतर विकास गर्भाशय में होता है। अब आगे आगे पूछ रहे हैं ये कि जनन क्या होता है? जंतुओं में जनन की कौन कौन सी जनन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो किसी जाति या स्पीसीज की निरंतरता बनाए रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया जनन कहलाती है। जंतुओं में जनन की दो विधियां हैं, एक लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दो प्रकार की विधियां हैं। ठीक है जी। और आगे लिखिए। पांचवा प्रश्न कह रहे हैं कि आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके उदाहरण दीजिए। तो शुरू करते हैं। आंतरिक निषेचन क्या होता है? मादा के शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। यह मनुष्य एवं मुर्गी, गाय, कुत्ते आदि जंतुओं में होता है। बाह्य निषेचन क्या है? कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मेंढक, मछली, स्टारफिश इत्यादि में होता है। अब अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मानव शुक्राणु तथा मानव अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जी इस तरह का है, मानव शुक्राणु का चित्र होता है और इधर जो होता है मानव अंडाणु का चित्र बना देते हैं और लिख दीजिए यहाँ पर केंद्रक होता है, ये कहलाता है इसका सिर, ये इसका मध्य भाग और इसकी पूंछ कहलाती है। ये मानव का शुक्राणु है और ये मानव का अंडाणु है। अब प्रश्न नंबर 7 कह रहे हैं कि मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो इसका जवाब कुछ इस तरह दीजिए कि मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, ये बहुत कोमल होते हैं। सुरक्षा के नाम पर केवल इन पर एक जेली की परत होती है जो अंडों को एक साथ रखती है, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है जिसका कवच मजबूत होता है और उसे सेने में आसान बनाता है। ये कारण। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न लीजिए, आठवां प्रश्न कह रहे हैं कि लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण दीजिए। तो लैंगिक जनन में लिखिए कि इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है लैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण मनुष्यों, गाय, बकरी आदि में जो जनन होता है वो लैंगिक जनन है। और अलैंगिक जनन क्या होता है कि इस प्रकार के जनन को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा में मुकुलन। और अगला प्रश्न ये है कि जरायुज जंतु तथा अंडप्रजक जंतुओं में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जरायुज जंतु वह होते हैं, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। उदाहरण गाय, मनुष्य, गाय, भैंस आदि। और अंडप्रजक जंतु में होते हैं वे जंतु जो अंडे देते हैं जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। उदाहरण मुर्गी, शुतुरमुर्ग, चिड़िया आदि। ये सब जो है अंडप्रजक जंतु हैं। इसके बाद ये अगला प्रश्न है कि निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। हाइड्रा में मुकुलन। तो ये जो हाइड्रा में मुकुलन का चित्र है, हाइड्रा में मुकुलन, यहाँ पर ना लिख लीजिए। हाइड्रा में मुकुलन, ये हाइड्रा का पौधा है और इसके यहाँ से एक छोटी सी बड से निकल आती है कली जिसको मुकुल बोलते हैं और वो मुकुल धीरे धीरे फैलती जाती, फिर एक नया हाइड्रा तैयार हो जाता और यहाँ से इसका पेड़ अलग शुरू हो जाता, मतलब ये अलग ही बन जाता है। तो इसमें इसको कुछ थोड़ा सा लिख भी दीजिए कि प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। जैसे इधर में एक दिखाया है, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है।
एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं, यानी यहाँ से नए जीव बनते हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से एक नया हाइड्रा तैयार हो जाता है। ठीक है जी, तो ये जनन हो गया एक तरह से, इसी जनन को मुकुलन कहते हैं। अब ये कह रहे हैं अमीबा में द्विखंडन के बारे में बनाना है। तो देखो ये अमीबा है, इसमें एक केंद्रक है और ये दो केंद्रक बन गए। फिर ये जैसे दो केंद्रक बन गए तो इसकी शाखा अलग अलग हो जाए, तो फिर ये यहाँ से टूट के अलग हो जाते हैं। तो ये एक अलग बन गया, ये एक अलग बन गया, तो इसको बोलते हैं संतति। यानी ये जो तीर है तो यहाँ से ये दोनों अलग अलग हो गए, इसको संतति बोलते हैं। यानी एक अमीबा बढ़ेगा तो दो केंद्रक बनेंगे, फिर दोनों केंद्रक अलग अलग हो जाएंगे तो दो अमीबा बन जाएगी। इस प्रकार ये अपना द्विखंडन करता रहता है, यानी अपनी संतति बनाता रहता है। ठीक है जी, तो ये हो गया अमीबा। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए कुछ। तो लिखना ये है कि अमीबा एक कोशिक जीव होता है। इसमें केंद्रक के दो भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। यानी पहले एक केंद्रक था, फिर दो केंद्रक बना। जैसे ही दो केंद्रक बनता है वो अलग से टूटना शुरू हो जाता है, अंत में टूट जाता है। इसके बाद कोशिका भी दो भागों अर्थात कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से दो अमीबा बनते हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट 1 ले रहे हैं कि अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए, उनको जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। तो ये दिया गया है जंतु के नाम जरायुज जंतु और अंडप्रजक। जरायुज को मतलब वही जो अभी हम पढ़े हैं कि जो सीधे शिशुओं को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और जो अंडे देते हैं अंडप्रजक। चलो जी, मेढक क्या है? अंडप्रजक, तो इसको खाली छोड़ दीजिए। छिपकली क्या है? अंडप्रजक, इसको खाली छोड़ दीजिए। गाय क्या है? जरायुज जंतु है, तो इधर खाली छोड़ दीजिए। भैंस भी जरायुज जंतु, बच्चे देती है। बकरी बच्चे देती है, जरायुज, इधर खाली छोड़ दीजिए। मनुष्य जरायुज जंतु है, इधर छोड़ दीजिए। मछली अंडा देती है, सो अंडप्रजक हो जाएगी। मुर्गी भी अंडा देती है, अंडप्रजक। बिल्ली बच्चे देती है, तो ये जरायुज जंतु। और कौवा अंडे देती है, इसलिए जो है अंडप्रजक हो जाता है। तो इस तरह ये आपका ये पाठ है, ये प्रश्न हो गया प्रोजेक्ट 1। अब इसी में का आता है। ठीक है, अब इसी का बा प्रोजेक्ट लेते हैं। इसका जो बा प्रोजेक्ट ये कह रहा है कि हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो ये सिर्फ चित्र बना लीजिए, और तो इधर हाइड्रा में मुकुलन लिख दीजिएगा, इधर अमीबा में द्विखंडन लिख के, और उसको ड्राइंग शीट में बना के कक्षा में टांग देना है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट 2 है इसी का कि ये देखिए प्रोजेक्ट 2 कह रहे हैं कि एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। 5 दिवस में क्या हुआ? पौधा हरा बना ही रहा, है ना, यानी कलम जो है वो हरी बनी रही। 15 दिवस में उसमें पर्व संधि के आसपास, यानी यहाँ जहाँ जहाँ अंकुरण था वहाँ देखेंगे अंकुरण बढ़ रहा है। 30 दिवस में कई छोटी शाखाओं पर पत्तियाँ गई, मतलब वहाँ से कई छोटी छोटी शाखाएँ निकल आई इधर उधर, जहाँ जहाँ भी वो था, क्या आँखें थी उसकी, तो वहाँ पर पत्तियाँ आ गईं, यानी कि नया पौधा तैयार हो गया। तो बच्चे गुलाब की कलम के स्थान पर मनी प्लांट उगा कर भी अवलोकन कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ भी गुलाब के अलावा भी कुछ भी और देख सकते हैं जिसका लग सकता है। गुड़हल का लगा लीजिए या कोई सा भी पौधा लगा के देख सकते हैं। तो इस तरह ये प्रोजेक्ट 2 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पाठ के साथ।